मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। हम अफ्रीका को लूटने नहीं दिल जोड़ने आए हैं। नामीबिया की संसद में पीएम मोदी ने एक तीर चलाया, शिकार दो हुए। टेक्सास की विकराल बाढ़ में न्यू जर्सी के कोस्ट गार्ड रुस्कन ने बचाई 165 बच्चों की जान। कल रात बारिश ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम को धो डाला, राहत या आफत, जाने कहां लगा ट्रैफिक जाम। अब बिना नेटवर्क के भी चलेगा इंटरनेट, भारत ने स्टारलिंक को दी सर्विस की मंजूरी। समंदर में ऑपरेशन जारी रहेंगे नॉन स्टॉप, नेवी ने बना लिया है ऐसा प्लान, कैरियर बैटल ग्रुप के लिए आएगी फ्लीट सपोर्ट शिप। 60,000 करोड़ की डील, राफेल F-35 से सस्ता, ब्रह्मोस की ताकत वाला देसी फाइटर जेट, सरकार खोलेगी तिजोरी का मुंह। भगवंत मान ने सिंधु नदी के पानी में मांगी हिस्सेदारी, कहा पंजाब के पास दूसरों को देने के लिए एक बूंद भी नहीं। निफ्टी ने डेली चार्ट पर बनाया बेरिश पैटर्न, जाने गुरुवार 10 जुलाई को कैसे रह सकता है मार्केट का मूड। कंगना रनौत ने कहा सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा, सड़क नाली की समस्या लाते हैं लोग। गिल की अगुवाई में भारत ने पकड़ी रफ्तार, लॉर्ड्स में खेला जाएगा तीसरा टेस्ट मैच, क्या इंग्लैंड पर भारी पड़ेगी टीम इंडिया। चलिए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नामीबिया की संसद से पूरे अफ्रीका को संबोधित किया। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले भारत के प्रतिनिधि के रूप में उनके भाषण में मानवीय पुट भरपूर था। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत अफ्रीका को साझेदार की तरह देखता है, महज कच्चे माल का स्रोत नहीं। मोदी का यह तीर उन महाशक्तियों की ओर था जो दशकों से अफ्रीका को कच्चे माल की खान समझती रही हैं। पीएम ने पश्चिमी देशों और चीन की ओर इशारा करते हुए कहा, भारत अफ्रीका को सिर्फ कच्चे माल का स्रोत नहीं मानता, भारत मानता है कि अफ्रीका और ग्लोबल साउथ खुद अपनी नियति तय कर सकते हैं, अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। इस एक लाइन से मोदी ने चीन की एक बेल्ट एक रोड जैसी योजनाओं और अमेरिका की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को चुनौती दे दी। 70 साल पुराना रिश्ता याद दिलाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत और नामीबिया की ऐतिहासिक संबंधों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने उस समय भी नामीबिया की आजादी की लड़ाई का समर्थन किया जब वह खुद औपनिवेशिक शासन से जूझ रहा था। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साउथ वेस्ट अफ्रीका की आजादी का मुद्दा उठाया था और स्वैपो, साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का पहला विदेशी दफ्तर भी नई दिल्ली में ही खुला था। यूपीआई से जोड़ा डिजिटल कनेक्शन, पीएम मोदी ने गर्व के साथ बताया कि नामीबिया भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई टेक्नोलॉजी अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। उन्होंने कहा, अब कुन्ने की कोई भी दादी या कतूतरा का दुकानदार बस एक टैप में डिजिटल पेमेंट कर सकेगा। स्प्रिंगबॉक की रफ्तार से भी तेज, उन्होंने दोनों देशों के बीच $800 मिलियन से अधिक के व्यापारिक रिश्तों की बात की और कहा, जैसे क्रिकेट में हम वार्म अप करते हैं वैसे ही अब असली स्कोरिंग शुरू होगी। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और चीन दोनों अफ्रीका पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद व्हाइट हाउस ने अफ्रीका के 5 देशों गैबोन, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, मॉरिटानिया और सेनेगल के राष्ट्राध्यक्षों को 3 दिवसीय वॉशिंगटन समिट में बुलाया है। इस बैठक का उद्देश्य है क्रिटिकल मिनरल्स, निवेश और व्यापार के जरिए कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाना। अमेरिका का नया मॉडल, ट्रेड ओवर एड। अमेरिका अब चैरिटी मॉडल को खत्म कर चुका है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूएसएआईडी को बंद करते हुए कहा कि अब अफ्रीका को मदद नहीं, अवसर की जरूरत है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये नया मॉडल भी सिर्फ संसाधन और वोट के लिए है, न कि साझेदारी के लिए। मोदी का तीर दो शिकार। पीएम मोदी ने भाषण के दोनों अमेरिका और चीन की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन को चुनौती मिली जो अफ्रीका में भारी निवेश के बावजूद अब तक विश्वसनीय मित्र नहीं बन पाया। अमेरिका को भी चेतावनी मिली है कि ट्रेड के नाम पर ट्रैपिंग की नीति अब काम नहीं आने वाली। टॉप वीडियो। न्यू जर्सी के एक 26 साल के कोस्ट गार्ड बचाव तैराक स्कॉट रुस्कन ने टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ में 165 लोगों की जान बचाई। इनमें ज्यादातर लड़कियां थी जो कैंप मिस्टिक में फंसी हुई थी। पिछले सप्ताह आई बाढ़ में कई लोग लापता हो गए थे। अधिकारियों ने लापता लोगों की तलाश के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की। गवर्नर ग्रेग एबॉट ने बताया कि मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच गई है और यह और भी बढ़ सकती है।
रुस्कन और उनकी टीम ने बहादुरी से काम करते हुए कई लोगों की जान बचाई। स्कॉट रुस्कन न्यू जर्सी के ऑक्सफोर्ड टाउनशिप के रहने वाले हैं और राइडर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। उनको उनके साहसिक काम के लिए हीरो कहा जा रहा है। उन्हें यह सम्मान टेक्सास में आई भयानक बाढ़ में 165 लोगों की जान बचाने के लिए मिल रहा है। लापता हुए लोगों की संख्या 160 से भी ज्यादा, बाढ़ के कारण लापता हुए लोगों की संख्या 160 से भी ज्यादा हो गई है। सरकार ने परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है ताकि वे लापता लोगों की जानकारी दे सके। गवर्नर ग्रेग एबॉट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच गई है, लेकिन ये और भी बढ़ सकती है। अगर यूएस कोस्ट गार्ड के पेटी ऑफिसर स्कॉट रुस्कान ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को नहीं बचाया होता तो मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। रुस्कान एक बचाव तैराक हैं और वे न्यू जर्सी के वॉरेन काउंटी के ऑक्सफोर्ड टाउनशिप में पले बड़े हैं। उन्होंने राइडर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। शुक्रवार की सुबह उन्हें केयर काउंटी के एक स्थानीय खोज और बचाव दल टास्क फोर्स 1 से जरूरी संदेश मिला। यह रुस्कान का पहला मिशन था। टेक्साल हिल कंट्री में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई। रुस्कान ने बताया कि कोस्ट गार्ड ने उनकी टीम को एयर स्टेशन कॉर्पस क्रिस्टी से सुबह 6:30 या 7 बजे के आसपास भेजा। ट्रॉपिकल स्टॉर्म बैरी के कारण सेंट्रल टेक्साल हिल कंट्री में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सीबीएस न्यूज के अनुसार पूरे वीकेंड में 6 से 20 इंच तक बारिश हुई। इस भारी बारिश के कारण केयर काउंटी में बाढ़ आ गई और सैकड़ों लोग फंस गए। बारिश से गुडाप्लू नदी का जल स्तर शुक्रवार की सुबह 45 मिनट में 26 फीट तक बढ़ गया। इससे नदी के किनारे बड़े कैंप ग्राउंड और यूथ कैंप में पानी भर गया। उस समय कैंप में छुट्टियों की वजह से बहुत सारे लोग आए हुए थे। कैंप मिस्टिक नाम का एक प्राइवेट क्रिश्चियन गर्ल्स कैंप सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इस कैंप में 27 कैंपर और काउंसलर लापता हो गए। रुस्कान ने CNN को बताया कि उन्होंने ऊपर से जो देखा वह बहुत ही दुखद था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना दुख कभी नहीं देखा। तूफान के बीच 210 मील की दूरी तय करने में उन्हें 7 या 8 घंटे लगे। आमतौर पर यह उड़ान 1 घंटे में पूरी हो जाती है। लैंडिंग करने के लिए उन्होंने 4 बार कोशिश करनी पड़ी। लैंडिंग के बाद रुस्कान वहां अकेले फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर रहे, जबकि उनकी टीम के बाकी सदस्य दूसरी जगहों पर चले गए। कैंप में फंसे करीब 200 बच्चे बहुत भयभीत थे। रुस्कान ने बताया कि वहां लगभग 200 बच्चे थे जो डरे हुए और परेशान थे। वे ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उन्हें सहारा दे सके और उन्हें सुरक्षित महसूस करा सके। रुस्कान ने कहा कि उन्हें उन बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना था और बाढ़ वाले इलाके से बाहर निकालना था। बच्चों को एयरलिफ्ट करना ही एकमात्र तरीका था, इसलिए आर्मी के हेलीकॉप्टर ने तीरंदाजी मैदान और फुटबॉल मैदान में 2 लैंडिंग जोन बनाए। रुस्कान ने सबसे छोटे बच्चों को पहले हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया। उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया ताकि वे बारिश से फिसलकर भारी चट्टानों पर न गिरे या उनके पैर ना कटे। कई बच्चों के पास पानी से भागने के जल्दी में जूते भी नहीं थे। रुस्कान ने बताया, मैं लोगों को पकड़ने वाला मुख्य व्यक्ति था। मैं एक बार में लगभग 15 से 10 बच्चों को और उनके साथ एक वयस्क को ले जाता था। दिल्ली NCR में बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। बुधवार 9 जुलाई की शाम जब एक बार बारिश शुरू हुई तो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। कई इलाकों में देर रात तक बारिश होती रही तो कहीं गुरुवार सुबह तक बारिश की फुहारें लगातार देखी जा रही हैं। ये बारिश दिल्ली और इसके आसपास के लोगों के लिए राहत लेकर आई है। पिछले कई दिनों से लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे थे, लेकिन बारिश से दिल्ली NCR के लोगों को राहत की सांस मिली है और चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली NCR का मौसम गुरुवार सुबह से ही सुहावना बना हुआ है। बादल छाए हुए हैं। आज भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन बुधवार शाम को तेज बारिश के बाद इसे रेड अलर्ट में बदल दिया। इस बीच बिजली की चमक और बादलों की गर्जना के साथ खूब बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से NCR के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास लोग 3 घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे। बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई, जिसके बाद 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। एयरलाइंस की एडवाइजरी फ्लाइट का स्टेटस देख ले यात्री। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए एयरलाइंस एडवाइजरी जारी की गई है। इंडिगो और स्पाइस जेट ने फ्लाइट्स का स्टेटस देखकर यात्रा करने की अपील की है। खराब मौसम के मद्देनजर यात्रियों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी में एयरलाइंस ने कहा है कि यात्री अपने विमान का स्टेटस देखकर ही यात्रा करें। बता दें कि भारी बारिश के चलते बुधवार को कई विमान सेवाएं प्रभावित हुई थी। कुछ विमानों को डाइवर्ट किया गया था। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जल भराव। NCR में शामिल हरियाणा के गुरुग्राम में बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में भारी जल भराव देखने को मिला।
जल जमान के बीच लोग अपने वाहनों को धक्का लगाते देखे गए। सड़कों पर पानी भरने से जगह जगह जाम की स्थिति बन गई और लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 15 जुलाई तक एनसीआर में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी बारिश होने का अनुमान है और इसके बाद भी बारिश का दौर जारी रहेगा। 11 से लेकर 15 जुलाई के दौरान दिल्ली के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हल्की बारिश या फुहारें देखी जा सकती हैं। वज्रपात की भी आशंका है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को भारत में एक बड़ा रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने स्टारलिंक को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को अब भारत में अपनी कमर्शियल सेवाएं शुरू करने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। इन स्पेस भारत का स्पेस रेगुलेटर है जो निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के लिए मंजूरी देता है। इन स्पेस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अब स्टारलिंक को सरकार से केवल कुछ और तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी है, जैसे स्पेक्ट्रम हासिल करना और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ट्रायल स्पेक्ट्रम और सुरक्षा जांच। दूरसंचार विभाग डीओटी पहले स्टारलिंक को ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम देने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत कंपनी को कुछ सीमित क्षेत्र में परीक्षण के तौर पर अपनी सेवा शुरू करने का मौका मिलेगा ताकि सभी सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं की जांच की जा सके। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहा कि भारत में स्टारलिंक के प्रवेश के लिए सभी जरूरी जांचें पूरी हो चुकी हैं। वीसेट कंपनियों के साथ साझेदारी। स्टारलिंक ने भारत में वीसेट सेवा प्रदाताओं के साथ पहले ही व्यावसायिक समझौते कर लिए हैं। वीसेट एक ऐसी तकनीक है जो छोटे एंटीना के जरिए सैटेलाइट से कनेक्ट होकर इंटरनेट और संचार सेवाएं देती है। यह खास तौर पर उन इलाकों में उपयोगी है जहां परंपरागत वायरलाइन या मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। स्टारलिंक की सेवा कितनी प्रभावशाली है? स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क कंपनियों में से एक है। इसके पास 6,750 से अधिक सक्रिय सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में हैं, जो वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। ये सैटेलाइट तेज गति और कम लेटेंसी वाले इंटरनेट सेवा देने में सक्षम है। किन देशों से पहले उपलब्ध है सेवा? भारत में पहले स्टारलिंक की सेवाएं मंगोलिया, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, अजरबैजान, जॉर्डन, यमन और श्रीलंका जैसे देशों में पहले ही शुरू हो चुकी है। इन देशों में यह सेवा खास तौर से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। भारत में लॉन्च की तैयारी। स्टारलिंक को अब भारत में सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम की मंजूरी और जरूरी जमीनी ढांचों के साथ स्थापित करनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होते ही कंपनी भारत में कुछ महीनों में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कर सकती है। इसके साथ ही भारत के दूर दराज क्षेत्रों को भी तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिल सकेगा। समंदर में लंबे और नॉन स्टॉप ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे जरूरी होता है स्पोर्ट शिप। इसका काम होता है तेल, पानी, हथियार, गोला बारूद और अन्य जरूरी चीजें बीच समंदर में ही मुहैया कराना। भारतीय नौसेना ने इस तरह के 5 फ्लीट स्पोर्ट शिप को शामिल करने का प्लान बनाया है। यह शिप पूरी तरह से स्वदेशी है। 5 में से 2 का तो पहले ही निर्माण जारी है। 9 जुलाई को तीसरे शिप का निर्माण भी शुरू हो गया है। चेन्नई के पास कटुलीपल्ली स्थित एलएनडीटी शिपयार्ड में तीसरे फ्लीट स्पोर्ट शिप एफएसएस की कील लेइंग समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कंट्रोलर वार्षिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचएसएल और एलएनटी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। क्यों जरूरी है स्पोर्ट फ्लीट शिप? जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका मुख्य काम है समंदर में नौसेना के फ्लीट को सपोर्ट करना। हर शिप अपने ऑपरेशन में तैनाती के हिसाब से ही पानी, खाना, ईंधन, हथियार, गोला बारूद और अन्य जरूरी सामान लेकर चलता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही शिप वापस नेवल बेस में आ जाता है। लेकिन अगर जंग के दौरान या फिर किसी बड़े राहत बचाव ऑपरेशन के दौरान वॉरशिप को लंबे समय तक तैनात रहना पड़े या फिर किसी तकनीकी खामी या इंजन की जरूरत हो, तो उस वक्त उस शिप की जरूरत का सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी स्पोर्ट फ्लीट शिप की। नेवी के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा के मुताबिक ये किसी भी ऑपरेशन को लगातार चलाए रखने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होगा। फिलहाल नौसेना के पास एक भी फ्लीट स्पोर्ट शिप नहीं है। ये कैरियर, बैटल ग्रुप या दूसरी किसी फ्लीट के साथ भी मूव करेंगे और जैसे ही किसी भी शिप को जरूरत पड़ेगी उसकी मदद करेंगे। इस शिप में पानी, खाना, ईंधन, हथियार, गोला बारूद के अलावा एक वर्कशॉप और क्रिटिकल सामान मौजूद रहेंगे। एफएसएस के नौसेना में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। ये जरूरी सामग्री को लेकर समंदर में तैनात फ्लीट को लगातार ऑपरेशन को अंजाम देने में कारगर होगा। दुनिया
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सामरिक हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, उसे देखते हुए डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना अनिवार्य हो गया है। भारत के लिए यह स्थिति कई ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील है। वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन का खतरा दशकों से है। ये दोनों देश समय समय पर अपना रंग दिखा चुके हैं। अप्रैल में पहलगाम अटैक के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए मई के शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के साथ ही दुनिया के अन्य देशों को जवाब दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के रूप में तीसरा दुश्मन भी सामने आया। तुर्की ने ड्रोन, वेपन और अपने एक्सपर्ट्स पाकिस्तान भेजकर आतंकवाद का साथ देने का खुलेआम ऐलान कर दिया। रिपोर्ट की माने तो तुर्की की डिफेंस कंपनी बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने जा रही है। ढाका में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। पिछले दरवाजे से बांग्लादेश की सत्ता मिलने के बाद यूनुस भारत के खिलाफ लगातार टेढ़ी चाल चल रहे हैं। ऐसे में तुर्की का बांग्लादेश में पैठ बनाने की कोशिश करना खतरे की घंटी है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए अब भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि वह अपनी ताकत को इस हद तक बढ़ाए कि दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत ना करे। इसे देखते हुए आर्मी से लेकर एयरफोर्स और नेवी को लगातार अपग्रेड करते हुए उसे ताकतवर बनाया जा रहा है। आर्मी में अल्ट्रा मॉडर्न राइफल, टैंक, ड्रोन आदि को शामिल किया गया है। नेवी में भी नए युद्धपोत और सबमरीन को शामिल करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इंडियन एयरफोर्स और स्ट्रॉन्ग बनाने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने वायु सेना के लिए खजाने का मुंह भी खोल रखा है। एयरफोर्स अपने बेड़े में नए फाइटर जेट को जोड़ने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 60,000 करोड़ की डील करने का विचार कर रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने साल 2021 में NHL के साथ 83 तेजस Mk-1A फाइटर जेट खरीदने का करार दिया था। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की थी। उम्मीद है कि इस साल या अगले साल से HAL चौथी पीढ़ी 4++ के तेजस Mk-1A फाइटर जेट की आपूर्ति करना शुरू कर देगी। अमेरिकी डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की ओर से समय पर इंजन मुहैया न कराने की वजह से करार के तहत लड़ाकू विमानों की सप्लाई पर प्रतिकूल असर पड़ा। एयरफोर्स की ओर से विमानों की आपूर्ति में देरी पर सख्त नाराजगी जताने के बाद HAL की ओर से प्रयास तेज कर दिए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य के पास दूसरों को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और उन्होंने सिंधु नदी के पानी में अपना वैध हिस्सा मांगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार उन्होंने सतलुज यमुना लिंक SYL नहर के स्थान पर यमुना सतलुज लिंक YSL नहर का विचार भी रखा। SYL नहर मुद्दे पर यहां श्रम शक्ति भवन में आयोजित बैठक में भाग लेते हुए मान ने कहा कि पंजाब के पास दूसरों को देने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में पानी की उपलब्धता का अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भूजल की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य की अधिकांश नदियां सूख चुकी हैं, इसलिए सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास कम मात्रा में जो पानी है उसे किसानों को मुहैया कराया जा रहा है और ऐसी स्थिति में किसी अन्य राज्य को पानी की एक बूंद देने का भी सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन से जो अवसर खुला है उसका राज्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित उपयोग किया जाना चाहिए। मान ने कहा कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। सतलुज यमुना लिंक मुद्दा जल्द सुलझ जाएगा। दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भरोसा जाहिर किया कि सतलुज यमुना लिंक मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से भी माना है कि इस समस्या को सुलझाया जाना चाहिए। सैनी ने यह टिप्पणी नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा SYL मुद्दे पर बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सार्थक चर्चा हुई, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि यह निर्णय लिया गया कि अगली बैठक 5 अगस्त को होगी। बैठक में मीडिया से मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इसमें सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी माना कि इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि यह काफी लंबे समय से लंबित है। अब नजर डालते हैं आज के बाजार के रुझानों पर ताजा अपडेट के साथ।
पिछले सत्र में कंसोलिडेशन के ऊपरी स्तर से बाहर निकलने के बाद निफ्टी 50 में कोई और बढ़त देखने को नहीं मिली। 9 जुलाई को अस्थिर कारोबार के बीच ये मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा इंडेक्स ने लगातार 25,400 के स्तर का बचाव किया है। ये लेवल तत्काल सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद पोलैरिटी में परिवर्तन के आधार पर 25,300 प्रमुख सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि इंडेक्स 25,500 से ऊपर बना रहता है तो 25,600 से 25,700 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद रेजिस्टेंस 26,000 के जोन में होगा। गुरुवार 10 जुलाई को कैसी रह सकती है निफ्टी की चाल? आज निफ्टी 50 ने 25,549 के इंट्राडे उच्च और 25,424 के निम्नतम स्तर को छुआ। बाजार के अंत में 46 अंकों की गिरावट के साथ 25,476 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर बड़े अपर एंड लोअर शेडो के साथ बेरिश कैंडल बनाया। ये पैटर्न एक अस्थिर और सीमित दायरे वाले सत्र का संकेत दे रहा है। MACD ने एक कमजोर हिस्टोग्राम के साथ नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है। बैंक निफ्टी पिछले दिन के दायरे में कारोबार करने के बाद 43 अंक गिरकर 57,214 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। ये पैटर्न तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच अनिर्णय का संकेत दे रहा है। इंडेक्स अभी भी 10 डे और 20 डे EMA से ऊपर बना हुआ है, जो एक सकारात्मक संकेत है। SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने कहा, इसमें 56,800 से 56,700 का 20 डे EM जोन इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की ओर 57,500 के स्तर से ऊपर कोई भी स्थायी चाल 58,200 तक तेज उछाल लाएगी। इसके बाद अल्पावधि में ये 58,600 तक पहुंच सकता है। इस बीच इंडिया 16 जो एक डर सूचकांक है, इसने एक सत्र के लिए अपनी गिरावट जारी रखी। ये निचले जोन में बना रहा, जिससे तेज तड़िए मजबूत स्थिति में रहे। यह 2.09% घटकर 11.94 पर आ गया, जो 24 जुलाई 2024 के बाद का सबसे बड़ा निचला बंद स्तर है। अब नजर डालते हैं मनोरंजन की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बड़े अरमानों के साथ राजनीति में कदम रखा था, लेकिन अब लगता है कि उन्हें राजनीति रास नहीं आ रही है। कम से कम उनके हालिया बयान से तो यही लगता है। कंगना ने एक पॉडकास्ट में ये खुलासा किया है कि कैसे उन्हें एक प्रस्ताव मिला और तब जाकर वह राजनीति में शामिल हुई। कंगना इस समय हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं। कंगना मार्च 2024 में भाजपा में शामिल हुई थी। यह मेरी पृष्ठभूमि नहीं है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में कंगना ने जीत हासिल की। कंगना रनौत ने मंडी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करके अपना चुनावी कैरियर का आगाज किया था। कंगना ने यह बात स्वीकार कर ली कि वह अभी भी राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही अपने राजनीतिक कार्यकाल का पूरी तरह से आनंद नहीं ले पा रही हैं। कंगना ने AIR एटमान इन रवि पर पॉडकास्ट के दौरान कंगना से पूछा गया कि क्या उन्हें राजनीति में मजा आ रहा है। इस पर कंगना ने जवाब दिया, मुझे इसकी समझ आ रही है। मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझे इसमें मजा आ रहा है। यह एक बहुत ही अलग तरह का काम है, समाज सेवा जैसा। यह मेरी पृष्ठभूमि नहीं रही है। मैंने कभी लोगों की सेवा करने के बारे में नहीं सोचा। टूटी सड़क जैसी समस्या। उन्होंने आगे कहा, मैंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो अलग बात है। किसी की नाली टूटी हुई है और मैं सोचती हूँ, लेकिन मैं एक सांसद हूँ और ये लोग मेरे पास पंचायत स्तर की समस्याएं लेकर आ रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है। जब वो आपको देखते हैं तो वे विधायकों, टूटी सड़कों जैसी समस्याओं के साथ आपके पास आते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ कि यह राज्य सरकार का मामला है और वे कहते हैं आपके पास पैसा है, आप अपना पैसा इस्तेमाल करें। कंगना पर हमला। अब लोकसभा से सांसद कंगना रनौत पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जोरदार हमला बोला है। हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्र मंडी का दौरा करने के बाद कंगना के बयानों पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि रियल लाइफ झांसी की रानी बनने के लिए मुंह से पूरे 32 दांत चाहिए। रियल लाइफ में सब नकली होता है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय बल्लेबाजों को इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में लॉर्ड्स की चुनौती पूर्ण पिच पर सफलता हासिल करने के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार करना होगा, जबकि जसप्रीत बुमराह की वापसी से मेजबान टीम के बल्लेबाजों की भी कड़ी परीक्षा होगी। इंग्लैंड ने लीड्स में पहला टेस्ट जबकि भारत में बर्मिंघम में जीता दूसरा टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने लीड्स में पहला टेस्ट जबकि भारत ने बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट मैच जीता था और इस तरह से 5 मैचों की श्रृंखला अभी बराबरी पर है।
हालांकि भारत की दूसरे मैच में 336 रन से जीत के बाद समीकरण काफी बदल गए हैं। भारत ने अभी तक दोनों मैचों में अधिकतर समय अपना दबदबा बनाए रखा है और अगर उसने पहले टेस्ट मैच में कुछ कैच नहीं छोड़े होते और निचले क्रम में बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो वह सीरीज में 2-0 से आगे होते। नए कप्तान शुभमन गिल ने नेतृत्व में अपना दबदबा बनाए रखा है। भारतीय टीम नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम की अनुभवहीनता को देखते हुए लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम उस पर हावी रहेगी, लेकिन अभी जिस तरह भारत ने प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए उसे रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी नहीं खली। इन्होंने इस सीरीज के पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इससे भारत की मजबूत बेंच स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। सपाट पिचों पर भारतीय बल्लेबाजों की जबरदस्त सफलता मेजबान टीम के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। अब उन्हें ऐसे विकेट पर खेलना पड़ सकता है जिस पर अच्छी टीम मूवमेंट की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा प्रतिष्ठित लॉर्ड्स में ऊपर नीचे जाने वाली ढलान की अनोखी चुनौती भी रही है। बुमराह और जोफ्रा आर्चर की वापसी से बल्लेबाजों का काम हो जाएगा और कठिन हो जाएगा। आर्चर 4 साल से इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट खेलने के लिए तैयार हैं। बल्लेबाजी विभाग में भारतीय टीम के लिए ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, सिवाय वरुण नायर के फॉर्म के, जो लेंथ से उछलती गेंदों के सामने थोड़े असहज दिखे हैं। इंग्लैंड यशस्वी जायसवाल की शॉर्ट पिच गेंदों से परीक्षा लेने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरी संभावना है कि भारतीय सलामी बल्लेबाज रन बनाने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।